राम राम। देखिए, बहुत दिन बाद आज फिर जो है, अब चूंकि बीएमसी का चुनाव हो रहा है, महाराष्ट्र की राजनीति हो रही है, राज ठाकरे खूब बम बम है, क्या क्या उन्होंने बोल दिया, अन्नामलाई को रसमलाई बोल दिया, तो थोड़ा बहुत कुछ चल रहा है। अब महाराष्ट्र की राजनीति को, बीएमसी को, वहां क्या कुछ चल रहा है उसको समझना है, तो कैसे समझेंगे? तो समीर जी है ना, ये समझाएंगे। तो समीर जी, आपका स्वागत है। तो पहली बातचीत तो यही कि ये क्या है, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे साथ में आ गए तो कुछ माहौल बनाएंगे, बढ़िया होगा कुछ। देखिए, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे दोनों के साथ में आना बीएमसी के लिए एक राजनीतिक मजबूरी है। और ये सब जानते थे कि मतलब महाराष्ट्र की जनता भी जानती है, मुंबई की जनता भी जानती है, मनसे के कार्यकर्ता भी जानते हैं और उद्धव बाला साहब ठाकरे के कार्यकर्ता भी जानते हैं कि दोनों की राजनीतिक मजबूरी दोनों को साथ लेकर आई है। और दोनों भाई अब अपनी बची खुची राजनीति को बचाने के लिए साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में इनकी हार हुई है, अब अगला बीएमसी बचा है, जहां उद्धव ठाकरे लंबे समय से सत्ता में रहे हैं, शिवसेना सत्ता में रही। अब एकनाथ शिंदे पार्टी पूरी लेकर चले गए। एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बीएमसी चुनाव लड़ रहे हैं। एकनाथ शिंदे का एक अपना आधार है वहां पर। तो अब बीएमसी अगर नहीं बचा तो उद्धव जानते कि उनके पास कुछ नहीं बचने वाला है। तो उसको बचाने के लिए एक अपने भाई को साथ में लेकर आए, लेकिन अब इसकी संभावना बहुत कम लगती है कि वो बचा पाएंगे। मतलब आपको ये लगता है कि बीएमसी का चुनाव, जो जैसे कहते हैं ना, ट्रेन छूट गई, तो ठाकरे बंधुओं की ट्रेन छूट गई? निश्चित रूप से अब बहुत देर हो चुकी है। और कहते हैं ना कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। अब उद्धव ठाकरे बहुत आगे निकल गए थे। जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई, जिस तरीके उन्होंने शरद पवार के साथ सरकार चलाई, और जिस तरीके से उन्हें हिंदुत्व से दूरी बनाई, और सिर्फ मुस्लिम वोटर के लिए उन्होंने जिस तरीके से पूरे 2.5 साल मुख्यमंत्री बने रहे, अब महाराष्ट्र की जनता और जो बाला साहेब ठाकरे के समर्पित शिवसैनिक कैडर थे, वो इस बात को समझ गए कि जो बाला साहेब ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को जो विरासत दी है, उद्धव ठाकरे उस विरासत को भारतीय जनता पार्टी के हाथों गंवा चुके हैं। उस विरासत से बहुत दूर निकल गए इसे मुख्यमंत्री बनने के लिए। अब उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि मुझे वापस लौट कर आना पड़ेगा बीएमसी के लिए, मराठी और हिंदुत्व के लिए। लेकिन अब मुझे लगता है कि मराठी मानुष समझ गया है कि अब मराठी के बड़े नेता से देवेंद्र फडणवीस है और भारतीय जनता पार्टी मराठियों के साथ जिससे जुड़ी हुई है। तो उद्धव के बाद ना मराठी है ना मुसलमान है। कि राज ठाकरे जो बाला साहब ठाकरे के समय वाला वो बजाओ पुंगी भगाओ लुंगी, इस तरह के नारे, और एक तरह से कहें जो अलग अलग लोग गए हुए हैं मुंबई में, जो उत्तर भारत से, दक्षिण भारत से, आप उत्तर दक्षिण सबके लोगों को इस तरह से कह के, तो क्या वो मराठियों वाला जो प्रेम है, मराठी मानुस वाला, वो जो ममता है मराठियों की, वो कुछ आएगी क्या? क्योंकि अब समय बदला है, उसके हिसाब से ये बदल नहीं पा रहे हैं, या इनको लगता है कि ये वाला फिर से एक बार करंट चलेगा और थोड़ा सा मराठी मानुस, वो मुंबई बीएमसी, वो वहां थोड़ा सा उसको कुछ काम कर जाएगा? राज ठाकरे की इस तरह की राजनीति तब तक तो बिल्कुल चलती रही जब तक कोई महाराष्ट्र में कोई बड़ा मराठी लीडर निकलकर नहीं आया था। जनरली कांग्रेस की सरकार लंबे समय रही है, कांग्रेस के पास सब मराठा नेता एक से एक बढ़कर रहे हैं। मराठी कोई नेता नहीं था। और मराठी की राजनीति पर बाला साहेब ठाकरे और उसके बाद उद्धव ठाकरे अपनी एक मानकर चलते थे कि हमारे एक बंधक है, हम ही ये सबसे बड़े रहनुमा बनेंगे मुंबई के अंदर। लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस 2014 के बाद जिस तरीके से नेता बनकर उभरे हैं, वो सिर्फ मराठी के नेता नहीं है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस मराठी हैं, लेकिन जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे हैं, तो अब राज ठाकरे उद्धव ठाकरे को यह डर सता रहा है कि जिस मराठी के नाम की वो राजनीति करते रहे, वह मराठी मानुस भी अब मराठी देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी है, और उन्होंने जिस तरीके से मुंबई का विकास किया है, महाराष्ट्र के अंदर काम किया है, 2014 से लेकर 2019 तक का उनका जो कार्यकाल रहा है 5 साल का, उसके बाद एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, वो 2.5 साल का कार्यकाल रहा। और अब देवेंद्र फडणवीस जब अब फिर से मुख्यमंत्री बने और जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो अब मराठी मानुस को फर्क समझ में आ रहा है कि भाई मराठी का असली हितैषी कौन है, बंबई का असली हितैषी कौन है, महाराष्ट्र का हितैषी कौन है, और पूरे महाराष्ट्र को नंबर 1 राज्य बनाने के लिए कौन दिन रात काम कर रहा है। यह विधानसभा चुनाव में बता दिया महाराष्ट्र की जनता ने। और बीएमसी में भी जो दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेशन, पैसे वाला कॉर्पोरेशन माना जाता है, वहां भी अब मराठी मानुस जिसकी राजनीति राज ठाकरे उद्धव ठाकरे करना चाहते हैं, वह भी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ, देवेंद्र फडणवीस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रह रहा है। एक सवाल, जो जैसे ठाकरे बंधु हैं, तो वैसे ही चाचा भतीजे हैं पवार साहब, तो अजीत पवार और शरद पवार, अब वो साथ में भी आ जाते हैं, अलग अलग भी हो जाते हैं, झगड़ा भी करते हैं, फिर कहते हैं नहीं देवेंद्र फडणवीस से तो सब रिश्ते अच्छे हैं। ये जो पावर की पॉलिटिक्स है, इस बार का जो बीएमसी, टीएमसी या जितने भी ऐसे चुनाव हैं, उन सबसे ये जो पावर है, वो कैसे डिफाइन होगा, आपको कैसा दिख रहा है? देखिए, लगता है कि पवार की असली ताकत तो अजीत पवार लेकर चले गए विधानसभा चुनाव में। जिस तरीके से अजीत पवार
में शरद पवार का सुपड़ा साफ कर दिया। ठीक है, लोकसभा में शरद पवार को सीटें मिली थी 8 सीटें, लेकिन अब लगता है कि सिर्फ पुणे का जो गढ़ है वो बचाना चाहते हैं कि वहां पर शरद पवार और अजित पवार का दोनों का होल्ड रहा है। अजित पवार तो पालक मंत्री भी है पुणे के, तो वहां पर उनका पैक्ट हुआ है पुणे के लिए। वहां वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं अजित पवार और शरद पवार मिलकर। और ये बारामती का एरिया है जो बेसिकली उस एरिया में पुणे बारामती का जो एरिया है सातारा का, वहां शरद पवार और अजित पवार अपनी राजनीतिक पूंजी बचाना चाहते हैं। वो इस बात को जानते हैं अजित पवार भी कि अगर मैं बीएमसी में अगर थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में और बारामती में और दूसरी कॉर्पोरेशन में अगर मैं कमजोर पड़ता हूं तो 3 साल बाद तो लोकसभा चुनाव है 2029 में, उसके बाद तुरंत विधानसभा चुनाव 2030 में महाराष्ट्र के होंगे, तो उस समय उनकी बार्गेनिंग ताकत कम हो जाएगी। तो अब शरद पवार के पास भी कुछ बचा नहीं, 82 साल के हो गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस चुनाव परिणाम के बाद तय होगा कि क्या शरद पवार और अजित पवार की पार्टी आपस में मर्ज हो रही है, सुप्रिया सुले की भूमिका क्या होगी, क्या केंद्र में वो मंत्री बनेगी, क्या शरद पवार का राज्यसभा का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है 2 महीने के अंदर, तो क्या उन्हें फिर से राज्यसभा भेजा जाएगा, क्या उसमें बीजेपी मदद करेगी, क्या अजित पवार उसमें मदद करेंगे। तो मुझे लगता है जो चुनाव परिणाम आएंगे इसके बाद की राजनीति तय होगी और नए समीकरण और भी उस चुनाव के बाद देखने को मिलेंगे। वैसे भी गौतम अडानी का सम्मान तो अजीत पवार, सुप्रिया सुले, शरद पवार सबने मिलकर कर ही दिया है। राज ठाकरे भी करते हैं, घर पे बुला के सम्मान राज ठाकरे भी ने अडानी जी का किया था और उसी अडानी पर उद्धव ठाकरे बड़े हमलावर थे। आदित्य ठाकरे कल अडानी के ऊपर धारावी को लेकर हमलावर थे और उन्हीं अडानी जी का सम्मान राज ठाकरे अपने घर पर भोजन पे बुलाते हैं। तो महाराष्ट्र की जनता जानती है कि आप मतलब उत्तर भारतीयों और गुजरातियों पे आप हमला करते हो और अडानी जी का आप घर में बैठ के सम्मान करते हो, सार्वजनिक आप आलोचना करते हो, तो जनता भी जानती है कि पर्दे के पीछे का क्या खेल है। तो महाराष्ट्र की जनता अब जागरूक हो गई है, समझदार हो गई है। अब उससे मराठी बात के ऊपर आपको बंबई का बीएमसी लूटने नहीं देगी जितने साल तक आपने लूटा है। अब वो बीएमसी ऐसे पार्टी के हाथ में देगी जो महाराष्ट्र का विकास करे, जो बीएमसी का विकास करे। और वैसे भी तो डबल इंजन की सरकार है, अब ट्रिपल इंजन की सरकार। वही मैं लेके आ रहा हूं। तो क्या मतलब बीजेपी और एकनाथ शिंदे यानी शिवसेना ये मिलकर आपको बहुत क्लीन स्वीप करते हुए दिख रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं दिख रहा है? निश्चित रूप से देखिए बीएमसी में निश्चित रूप से उद्धव ठाकरे का कुछ आधार रहेगा, लेकिन जिस तरीके से एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी मिलकर लड़ रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी। मुझे लगता है कि 100 तक सीटें, 110 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने जीतेगी। 227 सीटें कुल कॉर्पोरेशन की वहां पर हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एकनाथ शिंदे का भी जमीनी स्तर पर काम बहुत अच्छा है महाराष्ट्र के अंदर, बंबई के अंदर, अभी वो वहां उप मुख्यमंत्री भी है। तो निश्चित रूप से मेयर जो बनेगा वो महायुति का बनने जा रहा है। और जो देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि भाई महायुति का होगा, हिंदू होगा और मराठी होगा, तो भारतीय जनता पार्टी का मेयर इस बार बंबई में बनना चाह रहा है। नहीं तो ये तो आप ये कह रहे हैं फिर तो मेयर बन जाएगा तो मतलब 100-110 अगर ले लिए तो थोड़ा बहुत चाहिए होगा। तब तो फिर आप कह रहे हैं कि मतलब राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अजीत पवार, कांग्रेस ये सब साफ हो जाएंगे बीएमसी में। निश्चित रूप से मुझे लगता है राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मिलकर लड़ने के बाद भी 50 के ऊपर सीटें क्रॉस करने की स्थिति में इस समय मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन किया था वैसा ही प्रदर्शन कॉर्पोरेशन में भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वहां पर संघ का बहुत अच्छा काम है, देवेंद्र फडणवीस का खुद का वहां पर काम है, एकनाथ शिंदे का जो आधार है वो मिलकर मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर बनाएगी और उद्धव ठाकरे ये आखिरी लड़ाई भी अपने हारने जा रहे हैं। चलिए, उद्धव ठाकरे आखिरी लड़ाई हारने जा रहे हैं और आपने वहां लाके खड़ा कर दिया जहां मेरे मन का सवाल था। और ये सवाल मुझे नहीं लगता कि इससे पहले ये डिस्कस हुआ है। उद्धव ठाकरे शिवसेना गंवा बैठे एकनाथ शिंदे के हाथों। वो शिवसेना वो थी जिसको हिंदुत्व वाली कह लीजिए या भाजपा के साथ से, ताकत से। लेकिन अब जो उद्धव ठाकरे मुझे गंवाते दिख रहे हैं, और इसको आप थोड़ा और जिसको कहें कि डीप इन करिए, डीप डाइव करिए, क्या राज ठाकरे के हाथों वो बची खुची शिवसेना गंवा बैठेंगे? क्योंकि दोनों जिस तरह से साथ आए हैं, राज ठाकरे आक्रामक हैं, तो क्या जो बचा हुआ शिवसैनिक है उसको लगेगा कम से कम राज ठाकरे रहेंगे तो थोड़ा ये मुंबई में थोड़ा अपना दादागिरी, गुंडागर्दी, 4 चीजें, प्रभाव, हड़काना, दबाना, वो चल पाएगा? ये खतरा उद्धव ठाकरे पर तो नहीं दिख रहा है इस बीएमसी इलेक्शन के बाद? इसकी संभावना मुझे कम नजर आ रही है। जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 2005 और 2006 में जब राज ठाकरे ने बनाई थी, उस समय राज ठाकरे को बहुत अच्छा समर्थन मिला था, चाहे विधानसभा चाहो चाहे कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हो, जनता उनके साथ थी। लेकिन अब राज ठाकरे के पास भी कुछ बचा नहीं है, क्योंकि लगातार वो घर से निकलते नहीं है। सिर्फ एक समय भाषण देने में शिवाजी पार्क आ जाते हैं और उनको लगता है कि एक भाषण से वो पूरा मुंबई जीत लेंगे, वो उसी अभी टोन में रहते हैं।
उद्धव ठाकरे को भी इस बात को जानते हैं कि अब उनके पास कुछ बचा नहीं है, तो राज ठाकरे के साथ मिलकर वो कुछ अपनी स्थिति कम से कम सम्मानजनक सीटें मिल जाए वो इस कोशिश के अंदर रहते हैं। लेकिन अब न राज ठाकरे के पास बंबई का मराठी जाएगा, न उद्धव ठाकरे के पास जाने वाला है। बंबई का मराठी अब विकास के साथ जाएगा, सुशासन के जाएगा, बेहतर सरकार के साथ जाएगा, 24 घंटे काम करने वाले मुख्यमंत्री के साथ जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि अब महाराष्ट्र की जनता और मुंबई की जनता को भी समझ में आ गया है कि अब देवेंद्र फडणवीस के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा और ट्रिपल इंजन की सरकार आएगी। जिस तरीके से अभी कॉर्पोरेशन में अभी मेयर नहीं था, वहां पर अभी कमिश्नर का रूल था, 2017 के बाद 2022 तक मेयर था, 22 के बाद से कमिश्नर के हवाले था। तो देवेंद्र फडणवीस ने वहां जिस तरीके से बीएमसी में काम करवाया है, मुझे लगता है वो जनता देखेगी कि कमिश्नर के रूप में जब देवेंद्र फडणवीस ने जो काम करवाया प्रशासक के रूप में, महापौर बनाने के बाद देवेंद्र फडणवीस की गति दुगनी कर देंगे। और देवेंद्र फडणवीस ने कल भी इस बात को कहा है जब रैली उन्होंने की है महायुति की, कि बंबई को मैं किसी तरह की कमी नहीं पड़ने दूंगा, सारी साधन संसाधन सरकार उपलब्ध कराएगी और बंबई को हम दुनिया का सबसे बेहतर शहर बनाएंगे। और जो धारावी के बारे में चल रहा था, उस धारावी प्रोजेक्ट को देवेंद्र फडणवीस लेकर आए, जिस तरीके से अडानी ने कहा है कि 6 साल के अंदर हम धारावी को श्रम से मुक्ति दिलाएंगे और लोगों को सम्मान के लायक जिंदगी फ्लैट में देंगे। तो मुझे लग रहा है कि अब बंबई की जनता भी चाहती है कि भाई देवेंद्र फडणवीस जो सोच रहे हैं बंबई के लिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंबई के बारे में सोच रहे हैं, अब वही मुंबई के लिए करना है और उसके लिए देवेंद्र फडणवीस का और महायुति का और बीजेपी का हाथ मजबूत करना। तो मुझे लग रहा है जब 15 तारीख को वोटिंग होगी तो यही सोचकर मुंबई का मराठी आदमी हो, चाहे उत्तर भारतीय हो, चाहे दक्षिण भारतीय हो, जो बंबई वासी है वो विकास के साथ जाएगा और मुझे लग रहा है उसका परिणाम हमें दूसरे दिन 16 तारीख को मालूम पड़ जाएगा। चलिए, अब तो आएगा समीर जी, बहुत धन्यवाद, आपने ये सब डिटेल में बताया। और देखिए, ये मुंबईकर स्पिरिट जब कहते हैं ना, कि 4 साल में भी मुंबई रहा हूं, तो मेरा मानना है कि मुंबई जो डिजर्व करती है उसको नहीं मिला। आप फाइनेंशियल कैपिटल को, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो नहीं मिला। हाँ, पिछले कुछ वर्षों में जब से मैं मुंबई जा रहा हूं, कमाल का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुआ है, स्काईलाइन बदल गई। बिल्डिंग के लिहाज से नहीं कह रहा हूं मैं, सड़क के लिहाज से, टनल के लिहाज से, पुल के लिहाज से, फ्लाईओवर के लिहाज से, आप किसी भी तरफ से आइए, आप कुर्ला की तरफ से आइए, आप कोलाबा की तरफ से आइए, आप वडाला की तरफ से, किसी भी तरफ से आप आइए, आप पूरा ये जो मरीन ड्राइव इधर आ जाइए, या जो वर्ली का सीलिंग का जो फेसलिफ्ट हुआ है उधर आ जाइए, हर तरफ आपको लगेगा। जो लोअर परेल में रहता था तो लगता था कि ठीक है, कुछ एम्पायर मिल, कमला मिल, टोडी मिल, इस सब का था। आज वहां आप जाइए तो शुरू होता है तो एक लाइन से लगता है कि आप न्यूयॉर्क या वॉशिंगटन में, मतलब बहुत से चेंजेज हुए हैं और उसके लिहाज से इंफ्रास्ट्रक्चर भी देवेंद्र फडणवीस ने उसको आगे बढ़ाया। अब देखना होगा बंबई जनता ये भी देखेगी ना कि जब 2.5 साल उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सारे देवेंद्र फडणवीस के जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट उनको होल्ड कर दिया। हाँ, ये महत्वपूर्ण बात है। बुलेट ट्रेन आपने रोक दी, सारे सड़कों के निर्माण आपने रोक दिए, मेट्रो स्टेशन रोक दिया, मेट्रो स्टेशन आपने रोक दिए, तमाम तरह के जो वेलफेयर स्कीम्स थी आपने वो रोक दी। 2.5 साल आपने कोई डेवलपमेंट नहीं किया। तो मुंबई की जनता और महाराष्ट्र की जनता ये देख रही है। हालांकि 29 नगर निगम में इलेक्शन हो रहे हैं इस बार, जिसमें सारे बड़े कॉर्पोरेशन है इसके अंदर। तो मुझे लग रहा है कि बीएमसी सबसे बड़ा, लेकिन पूरे अगर 29 की अगर बात करेंगे तो मुझे लग रहा है कि 15 पे भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर बनाने की स्थिति में इस समय, जिस तरीके से पूरे महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने काम किया है, और बाकी 4 में भी बिना बीजेपी के समर्थन से कोई बनाने की स्थिति में नहीं आएगा। यह बता रहा है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का काम रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम और नाम रहा है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन रहा है, संघ के स्वयंसेवकों की दिन रात मेहनत रही है। और मुझे लग रहा है कि 2.5 साल उद्धव ठाकरे ने बर्बाद किए, महाराष्ट्र की जनता अब वह फिर से बीएमसी उद्धव को नहीं देने वाली है। यह तय है कि जब 16 तारीख को परिणाम आएंगे तो महायुति, जो देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि महायुति का होगा, हिंदू होगा और मराठी होगा, वह 16 तारीख को हमें लग रहा है कि जब महायुति डिक्लेयर करेगी 16-17 तारीख को, तो वही महायुति का मेयर बनेगा। तो अब इतनी बात हम लोगों ने की, अब मुझको तो उतनी अच्छी मराठी आती नहीं, बड़ा अफसोस होता है। तो 2 लाइन तो मराठी में बोली, फिर खत्म करते हैं। मराठीत आता बोलायला सांगितलं हर्षवर्धननी, तर बस मला महाराष्ट्रचे आपले जे मराठी माणूस आहे की जे मुंबईकर माणूस आहे, महाराष्ट्राचे जितके लोक आहे, सगळ्यांना हेच म्हणायचं आहे की विचार करून वोटिंग करा। आज संध्याकाळी वोटिंग संपणार आहे, 15ला वोटिंग होणार आहे। तर बघा कोण विकास करतंय, कोण तुमचा बरोबर आहे, तुमच्या मुलांसाठी कोण बेहतर करत आहे, कोणी आतापर्यंत तुम्हाला लुटलं आहे, कोणी तुमच्या विकासासाठी काम करताय, त्याला तुम्ही वोट द्या। बेहतर, सुरक्षित, डेव्हलप मुंबईसाठी तुम्ही वोटिंग करा, हीच फक्त माझी इच्छा आहे। नमस्कार। आभार समीर जी।